नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल आयुष द फिल्मी बुकवर्म पे। और जैसा कि आप थंबनेल से समझ ही गए होंगे, मैं आज उस सीरीज़ के बारे में बात करने जा रहा हूँ आप लोगों से, जिस सीरीज़ ने आज की डेट तक तो कम से कम बंगाल और पूर्वी भारत के कुछ राज्यों में काफ़ी हलचल मचा रही है। पूरे इंडिया में ही उसने काफ़ी इम्पैक्ट क्रिएट किया है और एक इंटरनेशनली अक्लेम्ड भारतीय डायरेक्टर को फिर से नए जनरेशन के साथ परिचय भी करवाया है। जैसा कि आप थंबनेल से समझ ही गए होंगे, मैं बात कर रहा हूँ रे वेब सीरीज़ के बारे में। इस वेब सीरीज़ ने जितनी कंट्रोवर्सीज बटोरी है, उतनी ही एप्रिसिएशंस भी बटोरे हैं और इसके पीछे एक वजह भी है। वजह यह है कि हम इंडियन ऑडियंसेस जो है, कहानियों को, बहुत फेमस लोगों की कहानियाँ खासकर, जैसे सत्यजीत रे बहुत ही फेमस ऑथर थे बंगाल के, बहुत बड़े डायरेक्टर थे, एक मल्टीफैसेटेड जीनियस भी आप उनको कह सकते हैं। तो उनके जो काम है, या मान लीजिए हिंदी में मुंशी प्रेमचंद का काम हो गया या महादेवी वर्मा का कोई लेख हो गया, उसके ऊपर अगर हम फिल्में बनाते हैं, अगर हम सीरियल्स बनाते हैं, तो लोग ये चाहते हैं कि हम जैसा किताबों में लिखा गया है बिल्कुल वैसा ही सीरियलाइज कर दें। पर इसमें रे के जो सीरीज़ है, रे के सीरीज़ का ही मैं एग्जाम्पल लेता हूँ। इसमें दो प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। पहली प्रॉब्लम ये कि फिल्मों का जो लैंग्वेज होता है और किताबों का जो लैंग्वेज होता है, ये कैरेक्टराइजेशन हो या प्लॉट का डेवलपमेंट हो, बहुत ही अलग होता है। तो ज़रूरी नहीं है कि जो हम किताबों में पढ़ते हैं वो जितनी अच्छी लगेगी, वही कहानी, वही प्लॉट डेवलपमेंट, वही कैरेक्टर डेवलपमेंट टीवी के पर्दे पर या सिनेमा हॉल के पर्दे पर उतनी ही अच्छी लगे। इसके लिए हमें कुछ नेसेसरी चेंजेस करने पड़ते हैं और ये बात हर दर्शक को एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए, हर दर्शक को ये बात मान लेनी चाहिए। और दूसरी और बहुत इम्पॉर्टेंट बात यह है कि खासकर ये रे की जो स्टोरीज़ हैं, जो 4 स्टोरीज़ हैं इसमें, ये चारों स्टोरीज़ सत्यजीत रे ने 60, 70, 80 के दशक में लिखी थी। तो 60, 70, 80 के जो दशक हैं वो हम काफ़ी पीछे छोड़ कर आ गए हैं। इसमें बहुत सारे बदलाव आ गए हैं। हम लोग जिस तरह से सोचते हैं, हमारे सोच में बदलाव आया है, हम जिस तरह से सिचुएशंस से डील करते हैं उसमें बदलाव आया है, हमारे लाइफस्टाइल में तो बहुत बड़ा बदलाव आया है। इस रे का जब स्वर्गवास हुआ था, तो उस स्वर्गवास को भी आज मान लीजिए कम से कम 28-29 साल हो गए हैं। तो 1992 में उसकी डेथ हुई थी, मुझे अभी भी याद है। मैं 5वीं या 6ठी कक्षा में उस वक्त पढ़ता था। तो इन सालों में दुनिया बहुत बदल चुकी है और अगर हम मॉडर्न टाइम में इसको सेट करना चाहते हैं तो हमें कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट्स करने पड़ेंगे। लेकिन क्या ये ज़रूरी है कि हम जब उस स्क्रिप्ट को नई तरह से लिखें, नए ज़माने के तरह लिखें, तो उस स्क्रिप्ट में पूरा ही बदलाव लाना पड़ेगा या स्टोरी लाइन के एसेंस से कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा? ये सारी चीज़ें मैं आपको रिव्यू में शॉर्ट में बताने की कोशिश करूँगा। मैंने जब इसका रिव्यू करने की कोशिश की दोस्तों, तो मैंने इसको एक तरह से मैट्रिक्स में बदल लिया, मतलब अपने दिमाग में एक मैट्रिक्स बना लिया। फर्स्ट स्टोरी जो मैं बताने जाऊंगा आपको, कौन सी फर्स्ट स्टोरी है, वो ये थी कि एडेप्टेशन। मैंने 2 पैरामीटर्स रखे, मान लीजिए एक्स और वाई। तो एक्स जो है वो एडेप्टेशन है, अच्छा एडेप्टेशन किया गया है या नहीं, और ओरिजिनल स्टोरी के साथ जस्टिस किया गया है कि नहीं, वाई। तो इसमें यह है कि एक्स और वाई दोनों ही अगर पॉजिटिव है तो वो एपिसोड है सबसे ज़्यादा पॉजिटिव, और वो एपिसोड है हंगामा है क्यों बरपा। इसकी जो कहानी है, मैं शॉर्ट में बताऊं तो सत्यजीत रे ने जो कहानी लिखी थी, इस कहानी का बंगाली में नाम था बारिन भौमिकेर बैराम, और पेंगुइन में आपको जो सत्यजीत रे की शॉर्ट स्टोरीज़ की कलेक्शन मिलेंगी उसमें लिखा हुआ है बारिन भौमिक्स एलमेंट। मतलब एक गायक है, मैं मेन कहानी की बात कर रहा हूँ पहले। एक गायक है जो कि ट्रेन में सफ़र कर रहा है, राजधानी एक्सप्रेस में सफ़र कर रहा है, तो उसका एक को पैसेंजर आकर उसके अपोजिट बैठ जाता है। तो उसे देखकर उसे लगता है कि इससे मैं पहले भी कहीं मिल चुका हूँ, इसी तरह किसी ट्रेन के कमरे में ही मिला था, एक साथ हम लोग गए थे और उसके साथ मेरे जीवन की एक बहुत बड़ी घटना जुड़ी हुई है। इसलिए उन्हें याद आता है कि उनके जीवन का एक बहुत ही शर्मनाक एपिसोड इस आदमी के साथ जुड़ा हुआ है। तो फिर कैसे अपने रूह को वो टटोलता है और फिर उसके साथ क्या क्या होता है, इसको लेकर ये कहानी थी।
इसमें पूरी तरह जो है डायरेक्टर अभिषेक चौबे ने पूरी तरह जो है स्टोरी के साथ बिल्कुल वो स्टोरी के फ्लो के साथ ही गए हैं। जैसी कहानी में लिखी हुई थी उसी तरह से वो फ्लो के साथ गए हैं। खासकर उन्होंने एंगल को बदला है। मतलब ये एमपी का एक गज़ल सिंगर है जो कि ट्रेन से जा रहा है और इसके साथ जा रहा है एक किसी ज़माने का बहुत ही नामी ग्रामी रेसलर और जिसे लोग जेंगा के नाम से जानते थे। वो कैरेक्टर प्ले किया है गजराज राव ने और जो गज़ल सिंगर है उस कैरेक्टर को प्ले किया है मनोज बाजपेयी ने। इसके अलावा छोटे छोटे रोल में रघुवीर यादव है, मनोज पहावा जैसे सीनियर एक्टर्स हैं। तो कुल मिलाकर उन्होंने कहानी के साथ बहुत अच्छा जस्टिस किया है। कहानी में एक विट है, एक ह्यूमर है और सबसे बड़ी बात है कहानी को बहुत साफ़ सुथरे ढंग से पेश किया गया है। देखिए सत्यजीत रे जो ये कहानी लिखते थे, ये कहानियाँ वो बेसिकली यंग एडल्ट्स के लिए लिखते थे। मतलब जो 13-14 साल के बच्चे हैं उससे ज़्यादा नहीं, मतलब 15-16 साल के बच्चों के लिए भी ये थोड़ी सी जुवेनाइल लिटरेचर है। तो उसमें थोड़ा सा एंगल देना, उसमें थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना, ये तो जब स्क्रिप्ट राइटिंग में हम दे रहे हैं या डार्क रिटेलिंग कर रहे हैं किसी हम स्टोरी का, जैसा मैंने पहले भी बताया, थोड़ा बहुत तो करना ज़रूरी था। लेकिन अभिषेक चौबे ने इसमें बहुत मिनिमल तरीके से किया, ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। और इसमें उन्होंने सत्यजीत रे को एक ट्रिब्यूट भी दिया, लेकिन ये ट्रिब्यूट जो है बाकी एपिसोड्स के मुकाबले बहुत ही सटल है। काम तो देखिए मनोज बाजपेयी गजराज राव का काम तो कमाल का है ही। वो तो हर जगह, हर सीरियल, हर वेब सीरीज़ में वो लोग कमाल करते हैं। इसमें कोई नई बात नहीं। यहाँ भी उन्होंने बहुत ही बढ़िया काम किया है। छोटे छोटे कैरेक्टर में रघुवीर यादव, मनोज पहावा, इन लोगों ने भी अपना जो है कैलिबर दिखाया है। इसका बैकग्राउंड म्यूज़िक भी बहुत अच्छा है और जैसा मैंने कहा कि जो ह्यूमर है, विट है, वो भी बहुत बढ़िया है। तो कुल मिलाकर मुझे ये एपिसोड सबसे अच्छा लगा। तो अगर मैं एक्स और वाई की बात करूँ फिर से, तो कहानी में बदलाव किया गया है कि नहीं? जी हाँ, इसमें कहानी में काफ़ी बदलाव किया गया है। कहानी को बहुत ही मॉडर्नाइज़ किया गया है। लेकिन ये मेरा मानना है कि इस कहानी का जो एसेंस है इसको भी बरकरार रखा गया है। और कहा जाए तो इस कहानी का स्क्रिप्ट लिखना सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट रहा होगा, क्योंकि इन चारों कहानियों में से ये कहानी सबसे ज़्यादा सिंपलिस्टिक थी। इस कहानी का नाम था बिपिन चौधरी स्मृति भ्रम, यानी कि बिपिन चौधरी की याददाश्त, जिसको सृजित मुखर्जी ने बनाया है फॉरगेट मी नॉट के नाम से। तो फॉरगेट मी नॉट एक ऐसे आदमी की कहानी है जो कि बहुत ही सक्सेसफुल है लाइफ में। उसका नाम इप्सित है। उसे अपने दिमाग पे घमंड है, उसे अपने कैलिबर पे बहुत घमंड है और उसने बहुत ही कम उम्र में बहुत ज़्यादा सक्सेस अचीव कर ली है। तो उसकी बीवी जो है एक बच्चे की माँ बनने वाली है। इसके ही 2 या 3 दिन पहले अचानक उसे एक लड़की मिल जाती है जो उसे कहती है कि वो उसके साथ औरंगाबाद में किसी होटल में रात गुजार चुकी है। और इप्सित पहले तो इसे मजाक में उड़ा देता है, फिर उसे इंसल्ट करके भगा भी देता है, क्योंकि उसे हर चीज़, हर घटना याद रहती है। तो उतनी बड़ी घटना को वो कैसे भूल जाएगा। तो उसके बाद वो उसे कचोटने लगती है वो चीज़, क्योंकि बार बार ये साबित होता रहता है कि वाकई में वो उस लड़की से मिला था कहीं ना कहीं और कभी उसने रात भी उसके साथ गुजारी थी। तो ये माजरा क्या है? क्या धीरे धीरे इप्सित अपनी याददाश्त खो रहा है? क्या इसके पीछे और कोई राज है? ये देखने के लिए आपको ये एपिसोड ज़रूर देखना पड़ेगा। इस एपिसोड में एक थ्रिल एलिमेंट है, एक सस्पेंस का एलिमेंट है और जो ओरिजिनल स्टोरी में एक एंगल था, उस एंगल को ही इसमें बहुत ही डार्क तरीके से दिखाया गया है, क्योंकि ये एक एडल्ट्स के लिए बना रहे हैं। अब यहाँ पे किसी ने, देखिए एक बात मैं बता दूँ, यहाँ पर किसी ने भी ये कसम नहीं खाई थी या किसी ने भी ये वाव नहीं किया था कि ये कहानियाँ यंग एडल्ट्स के लिए बनाई जा रही हैं। हमेशा ये कहा गया था कि ये डार्क रिटेलिंग ऑफ सत्यजीत रे स्टोरी है। तो इस हिसाब से मैं इसको फुल पॉइंट्स दूंगा। इसमें एक बहुत ही डार्क और सिनिस्टर एक एंगल है और इसमें सभी का काम बहुत गज़ब का है। अली फजल का मेरा देखा हुआ अब तक का उनका सेकंड बेस्ट काम है। उनका सबसे बेहतरीन काम मैंने मिर्ज़ापुर में देखा था और मैंने उनका सेकंड बेहतरीन काम इस एपिसोड में देखा। एक एपिसोड में बहुत कमाल के एक्टर है और बहुत बढ़िया उन्होंने ये रोल किया है। इसके अलावा श्वेता बासु प्रसाद, जो हर सीरीज़ में आजकल OTT में बहुत पॉपुलर फेस है, हर सीरीज़ में उनका काम कमाल का होता है, यहाँ भी उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है। इसके अलावा अनिंदिता बोस हैं, ये पहले बंगाली सीरियल्स में काम करती थी, फिर फिल्मों और OTT में भी देखी गई हैं। आजकल बहुत सारे हिंदी OTT सीरीज़ में भी काम करते हुए दिखती हैं। उन्होंने भी छोटे से रोल में बहुत अच्छा काम किया है। बाकी सभी लोगों का काम बहुत ही कमाल।
लेकिन अगर आप मुझसे पूछें कि सबसे अच्छा काम किसका है, तो मैं कहूँगा सबसे अच्छा काम ऑब्वियसली अली फजल का है। उनका सेंट्रल कैरेक्टर था। हाँ, मुझे इसकी कुछ बातें अच्छी नहीं लगी, जैसे कि इसमें बहुत ज़्यादा स्वेयर वर्ड्स का यूज़ किया गया है। हाँ, मैं मानता हूँ कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा स्वेयर वर्ड्स यूज़ किए गए हैं, लेकिन मैंने यहाँ देखा कि कुछ ऐसे सिचुएशंस है जहाँ पर इस तरह के शब्दों या गाली गलौज को फोर्स किया गया है नैरेटिव में। वो बात मुझे अच्छी नहीं लगी। एक दो जगह पर स्क्रिप्ट में थोड़े लूज एंड्स दिखते हैं, लेकिन सृजित मुखर्जी का डायरेक्शन इतना अच्छा है। खास करके एक लास्ट सीन है जो उन्होंने वन शॉट में टेक लिया है उसका, वो तो बहुत ही बढ़िया है। वो तो मुझे लग रहा था कि किसी इंटरनेशनल वेब सीरीज़ में इस तरह का काम होता है। मैं एग्जैजरेट नहीं कर रहा हूँ, अगर आप देखेंगे तो आप कहीं चाहे ज़बान से ना माने मेरी बात को, लेकिन दिल ही दिल में ज़रूर मानेंगे। इतना अच्छा शॉट टेकिंग है इस लास्ट 10 मिनट का। इसके बाद अगर आते हैं कि एक्स और वाई में ऐसा है कि मतलब जो इसका एडप्टेशन है और जो इसका डायरेक्शन है, दोनों में कुछ खामियां हैं। एडप्टेशन तो अच्छा किया गया है, एसेंस को भी रखा गया है, लेकिन उसका जो एग्जीक्यूशन है, ओवरऑल एग्जीक्यूशन है, उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। ये एपिसोड है सृजित मुखर्जी की डायरेक्ट की हुई बहरूपिया, जो कि उनकी सत्यजीत रे की कहानी बहुरूपी से ली गई है। तो बहुरूपी बेसिकली उस किताब की कहानी क्या थी मैं आपको बता देता हूँ। वो कहानी ऐसी थी कि उसमें निकुंज नाम का एक लड़का होता है, करीब 30 के आसपास का। उसके पिताजी ने काफ़ी पैसे छोड़ दिए थे उनके लिए, तो वो छोटी मोटी नौकरी करता है और उस पैसे से उनका अच्छे से गुजारा हो जाता है। अचानक वो सोचता है कि इतने पैसे मेरे पास बच रहे हैं तो मैं कुछ ना कुछ सीख लूँ। तो फिर वो मेकअप का आर्ट सीख लेता है और मेकअप के आर्ट से वो ऑब्सेस्ड हो जाता है। जब वो खुद ही के ऊपर वो मेकअप यूज़ करने लगता है, वो प्रोस्थेटिक्स यूज़ करने लगता है और कोई उसे पहचान नहीं पाता है, तो वो अपने आप को भगवान का दर्जा मन ही मन देने लगता है। उसमें एक अहंकार का जन्म होता है और कैसे उसकी अहंकार को ठेस पहुंचती है, उसके स्नॉबिशनेस को ठेस पहुंचती है, यही लेकर कुल मिलाकर ये कहानी थी। तो इसका भी डार्क रिटेलिंग सृजित मुखर्जी ने किया है। हाँ, स्टोरी का मेन एसेंस तो इसमें है कि अगर आप कितना भी अच्छा काम कर ले, कितना भी आपको अपने आर्ट पर घमंड हो, लेकिन जो ऊपर कोई है, ऊपर वाला है या डेस्टिनी के आगे, ये सब बेकार है। ये सटल मैसेज उस कहानी में भी था, इस कहानी में भी है कि अपने आप को ईश्वर ना माने, आप में कितनी ही काबिलियत क्यों ना हो। लेकिन इसमें जो है बहुत सारे एंगल्स जो हैं, सृजित मुखर्जी की एक फिल्म आई थी 2019 में, ये नेशनल रिलीज़ भी हुई थी और इसे मलयालम में भी रीमेक किया जा रहा है, विंचीदा। तो इस फिल्म के साथ इस कहानी में बहुत ज़्यादा समानता है। तो खासकर हम लोग जो बंगाली हैं, हम लोग ने जो बंगाली फिल्म अगर देखी है विंचीदा, तो उस कहानी के साथ इसकी इतनी सिमिलरिटी हो गई है। शायद मैं मानता हूँ कि ये बहुत पहले ये कहानी कंसीव की गई होगी, क्योंकि सृजित मुखर्जी ने 2018 में ही अनाउंस किया था कि वो सत्यजीत रे की 10 कहानियों के साथ कुछ करने वाले हैं, मतलब एक सीरीज़ बनाने वाले हैं। लेकिन बाद में शायद 4 कहानियों का ही उन्हें बनाने का मौका मिला, कॉपीराइट मिला होगा। तो शायद उन्होंने तब ये स्क्रिप्ट लिखी होगी जब वो अटक गई थी कॉपीराइट की वजह से, तब उनकी उस कहानी से उन्होंने विंचीदा बनाया होगा एक्सटेंशन करके, फुल फ्लेजेड मूवी जो भी है। लेकिन उनके पास तो मौका था, उनके पास तो चांस था इस कहानी को नया एक रूप देने का, तो उन्होंने क्यों नहीं किया? क्योंकि अगर आप ये देखेंगे तो आपको पहले तो बहुत ही अनरियलिस्टिक लगेगा, कुछ चीज़ें तो बहुत ही अनरियलिस्टिक हैं इसकी स्क्रिप्टिंग में। और जो लास्ट में डार्क रिटेलिंग करना ही है मुझे, तो लास्ट का जो एंडिंग है उसको इतना डार्क दिखाने का मेरे ख्याल से कोई मतलब नहीं था। उसको आप दूसरी तरह से भी दिखा सकते थे, जैसे कहानी में, मेन कहानी में जिस तरह से दिखाया गया उस तरह से भी अगर दिखाते आप, तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होती। मुझे इसकी एंडिंग से बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम है। और के मेनन जैसे एक नेशनल लेवल के एक्टर को आपने लिया है, तो उनको यूटिलाइज़ और भी अच्छी तरीके से करना चाहिए था। काम तो हमेशा ही अच्छा करते हैं, इसमें भी उन्होंने काफ़ी अच्छी एक्टिंग की है, प्रोस्थेटिक्स का यूज़ भी उनके ऊपर बहुत अच्छा जमा है। लेकिन कहानी से जो जगह यहाँ इस एपिसोड में डिफरेंट है, जैसा मैंने कहा कि विंचीदा से बहुत इंस्पायर्ड है, उन सारे सीन्स में के मेनन बहुत ऑकवर्ड लगे हैं किसी वजह से, मुझे कम से कम। इसके अलावा दिव्येंदु भट्टाचार्य जी बहुत ही कमाल के एक्टर हैं, उन्होंने पीर बाबा का एक कैरेक्टर किया है जो कि बहुत क्रूशियल है फिल्म इस एपिसोड के नैरेटिव के लिए, तो वो काम बहुत ही अच्छा है। कलकत्ते का स्काईलाइन, कलकत्ता का जो फ्लेवर है, सृजित मुखर्जी बहुत अच्छी तरह जानते हैं अपने शहर को, तो उस शहर कलकत्ता को बहुत ही अच्छी तरह से कैप्चर किया गया है। नॉर्थ कलकत्ता जो है
खास करके उसकी गलियों को, उनके पुराने घरों को बहुत ही अच्छी तरह कैप्चर किया गया है। तो कुल मिलाकर ये एपिसोड मुझे एवरेज ही लगा, बहुत ज़्यादा अच्छा भी नहीं लगा, एकदम बकवास भी नहीं लगा। लेकिन आखिर में जो वासन बाला ने बनाई है स्पॉटलाइट, अब मैं क्या कहूँ इसको, अगर मैं इंडिविजुअल, चलिए मैं इसको इंडिविजुअल शॉर्ट फिल्म के हिसाब से भी अगर देखूँ, शॉर्ट फिल्म तो नहीं है खैर, ऑलमोस्ट फिल्म ही है, 50 मिनट का है, तो इसको अगर मैं एक फिल्म के हिसाब से भी देखूँ ना, तो इस फिल्म में बहुत सारी कमियां हैं और ये बहुत ही डिसअपॉइंटिंग है मेरे लिए, क्योंकि वासन बाला का पहला जो काम था मर्द को दर्द नहीं होता, मुझे बहुत पसंद आई थी। इस तरह की डार्क कॉमेडी फिल्म बहुत कम बनती है बॉलीवुड में, लेकिन यहाँ उन्होंने क्या किया, वासन बाला साहब ने तो यहाँ पूरे ही कहानी का गुड़ गोबर कर दिया है। क्योंकि कहानी का खाली नाम उन्होंने सेम रखा है स्पॉटलाइट, लेकिन वो पूरे ही भटके हैं वहाँ से। उन्होंने क्या किया है इसमें, उन्होंने डार्क रिटेलिंग करने के लिए इसमें एक गॉड वुमन को वो ले आए हैं, एक ऐसे एक्टर को ले आए हैं जो बहुत ही साइकेडेलिक टाइप का दिखता है और बहुत ही एक्सेंटेड वे में बात करता है, और पूरा जो है टर्न अराउंड करके उसके नज़रिए से कहानी बताई, और कहानी भी जो है पूरी तरह सत्यजीत रे की कहानी से बिल्कुल अलग है। जैसा मैंने पहले ही कहा कि एडप्टेशन अगर करना है तो आपको मेन कहानी का कम से कम एसेंस तो रखना चाहिए, लेकिन यहाँ एसेंस ही नहीं रखा गया है। उसके बाद जो सबसे ज़्यादा मतलब क्या बताऊँ, मतलब एक हंसी की बात लगी मुझे, एक मजाकिया बात लगी मुझे इस एपिसोड में, ये कि उस शायद वासन बाला या जो स्क्रिप्ट राइटर है उनको भी एहसास हो गया कि भैया मैंने कुछ ज़्यादा ही मैं डेविएट कर गया हूँ। जो ऑडियंसेस रे की कहानियाँ पढ़ के बहुत इम्प्रेस रहती है वो मेरे ऊपर बहुत गुस्सा हो जाएंगी, इसलिए उन्होंने कहीं कहीं कुछ ट्रिब्यूट दे दिया है। जैसे सत्यजीत रे की एक फिल्म थी गोपिका इन बाघाबाइन, उसका भूते राजा एक कैरेक्टर था, भूतों का राजा, तो उसका एक कार्टून हर्षवर्धन कपूर के जो कि उस एक्टर का रोल कर रहे हैं उसके ऊपर बना दिया है। फिर सॉन्ग ऑफ द रोड पहनी हुई टी शर्ट में ना राधिका मदान जो कि वो गॉड वुमन का रोल प्ले कर रही है, तो वो पौथेर पांचाली का इंग्लिश ट्रांसलेशन है। फिर उसके मतलब कि ट्रिप में रहता है, हमेशा नशा करके रहता है वो लड़का, तो उसके ट्रिप में उसकी माँ आती है, उसकी माँ बहुत सारे सत्यजीत रे की फिल्मों का नाम बोलती रहती है, लास्ट में बोलती है जॉय बाबा फेलूनाथ, जो कि सत्यजीत रे के बच्चों की एक बहुत ही जानी मानी फिल्म है। तो इस तरह से ट्रिब्यूट दे दिया है कि कम से कम ठीक है रे का एसेंस इससे बरकरार रहेगा, लेकिन इस तरह के सटल ट्रिब्यूट बहुत ही फोर्स्ड नज़र आया पहली बात तो, और लास्ट में वो क्या हुआ मुझे समझ में ही नहीं आया। मतलब उसमें उन्होंने कुछ सुपर नेचुरल चीज़ दिखाने की कोशिश की या उसमें कुछ अलग ही चीज़ दिखाने की कोशिश की, मतलब समझ में ही नहीं आया। मुझे लगा कि डायरेक्टर भी इस एक्टर की तरह ट्रिप में ही थे, अपनी धुन में ही थे इसको बनाते वक्त। मुझे तो बिल्कुल ही पसंद नहीं आई। इसमें सिर्फ दो ही मुझे पॉजिटिव चीज़ें नज़र आई, वो थे चंदन रॉय सान्याल जिन्होंने बहुत बढ़िया काम किया है, और राधिका मदान, उनका एक सीन है और वो इतनी टैलेंटेड एक्ट्रेस हैं कि उन्होंने उस एक सीन में हर्षवर्धन कपूर से बाजी मार ली है। हर्षवर्धन कपूर के बारे में इतना ही कहूँगा कि भवेश जोशी में उन्होंने मुझे काफ़ी इम्प्रेस किया था। इसमें वो बस ठीक ठाक है, उतने भी बुरे नहीं है जो जितना कुछ लोग कह रहे हैं, लेकिन खास अच्छे भी नहीं है, ठीक ठाक है। जितना उनको रोल दिया गया, स्केची रोल दिया गया, उन्होंने कोशिश की है उसको बचाने की। तो कुल मिलाकर ये बहुत ही डिसअपॉइंटिंग सा मुझे लगा। कमिंग फ्रॉम वासन बाला, मैंने जैसे कहा कि वो बहुत ही अच्छी डार्क कॉमेडी बनाते हैं, तो कम से कम इसको एसेंस को बरकरार रखते हुए, कहानी के मूल भाव को बरकरार रखते हुए उन्हें कम से कम ये एपिसोड बनाना चाहिए था। तो कुल मिलाकर रे आप कह सकते हैं 50-50 अफेयर है। इतना ज़्यादा क्रिटिसिज्म में नहीं होना चाहिए इस सीरीज़ का। कम से कम उन्होंने सत्यजीत रे की इन स्टोरीज़ को बंगाल से बाहर नेशनल एक रिकॉग्निशन दिलवाई है, और इसको काफ़ी सक्सेस भी मिल रही है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। सो शायद हमें सीज़न 2 देखने को मिले, और सीज़न 1 में जिस तरह की चीज़ें हमें देखने को मिली, जिस तरह के जो पिटफॉल्स या डिमेरिट्स देखने को मिले, होपफुली वो सेकंड सीज़न में देखने को नहीं मिलेंगे, यही होप मैं कर सकता हूँ। तो इतना भी हाइप करने की ज़रूरत नहीं है, या इतना भी क्रिटिसिज्म करने की मुझे नहीं लगता कोई ज़रूरत है। इसे आप एक एपिसोडिक सीरीज़ के हिसाब से देखें और इसका लुत्फ़ उठाने की कोशिश करें। मैं जैसे कहा 2 अच्छे लगेंगे आपको, बाकी 2 शायद उतने पसंद नहीं आए जैसा मुझे नहीं आए। तो कुल मिलाकर ये एक एबव एवरेज सीरीज़ है। मैं कोई रेटिंग में तो विश्वास नहीं करता हूँ, लेकिन अगर रेटिंग देनी होती तो मैं रे को 3 देता 5 में।